नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सत्य हिंदी लगातार कोशिश कर रहा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की। हम चाहते हैं कि इस कोशिश में आप भी शामिल हो जाएं और इसके लिए आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान करें। तो आइए अब शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। रामदेव पर कसा शिकंजा, राजस्थान और उत्तराखंड करेंगे कार्रवाई। पीएम केयर्स फंड से बने वेंटिलेटरों पर उठे सवाल, आपूर्ति में भी देरी। मणिपुर सरकार बचाने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल, तोड़फोड़ भी जारी। मोदी है तो मुमकिन है, पहली बार पेट्रोल से महंगा हुआ डीजल। 10 साल से सरकारी बंगले पर काबिज विजयवर्गीय पर लाखों बकाया। और अब खास खबरों पर नज़र डालने के बाद सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। तो सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। कोरोना की दवा कोरोनिल बनाने का दावा करने वाली पतंजलि की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राजस्थान सरकार ने बाबा रामदेव पर केस दर्ज करने की बात कही है, तो उत्तराखंड सरकार ने भी पतंजलि को नोटिस भेज दिया है। उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग नोटिस जारी करके पूछ रहा है कि दवा लॉन्च करने की अनुमति आपको कहां से मिली। उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग के लाइसेंसिंग ऑफिसर का कहना है कि पतंजलि की अर्जी पर हमने लाइसेंस जारी किया, लेकिन इस आवेदन में कहीं भी कोरोना वायरस का जिक्र नहीं था। इसमें कहा गया था कि हम इम्यूनिटी बढ़ाने और कफ और बुखार की दवा बनाने का लाइसेंस ले रहे हैं। इससे पहले राजस्थान सरकार ने बाबा रामदेव के दावे को फ्रॉड बताया है। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोरोना की दवा ईजाद करने के मामले में बाबा रामदेव के दावे पर गंभीर सवाल उठाते हुए भारत सरकार से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। डॉक्टर शर्मा ने कहा है कि अनुमति की तो छोड़िए, हमसे तो किसी ने पूछा तक नहीं। राजस्थान सरकार द्वारा कार्रवाई के सवाल पर रघु शर्मा ने कहा, हमारे डॉक्टर ने एफआईआर दर्ज करवाई है, हम देखेंगे कि क्या कार्रवाई हो सकती है। तो रामदेव ने जो तथाकथित दवा लॉन्च की थी कोरोना वायरस की, कोरोनिल के नाम से, जिसका कल दिन भर बड़ा हंगामा रहा, बड़ा प्रचार प्रसार रहा, सारे चैनलों ने, मीडिया ने कवर किया, लेकिन बाद में आखिरकार आयुष मंत्रालय को उनको कहना पड़ा कि आप अपना विज्ञापन रोकिए, प्रचार प्रसार रोकिए, बिक्री रोकिए और हमको बताइए कि आपने ये परीक्षण इस दवा के कैसे किए हैं, कहाँ किए हैं, डिटेल्स दीजिए। तो एक क्वेश्चन मार्क वहीं लग गया था। इसके बाद उत्तराखंड का भी नोटिस चला गया है, उनको भी अंधेरे में रखा रामदेव ने। निश्चित रूप से एक बड़ा फर्जीवाड़ा है, क्योंकि आपने लाइसेंस किसी और दवा के लिए लिया और लॉन्च आप किसी और दवा, किसी और मर्ज की दवा के रूप में कर रहे हैं। तो एक फर्जीवाड़ा रामदेव एंड कंपनी ने, पतंजलि ने वहाँ किया। फिर राजस्थान सरकार को भी अंधेरे में रखा कि आपने टेस्टिंग की है, लेकिन वहाँ टेस्टिंग की कहीं कोई प्रमाण नहीं है, कोई सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। तो साफ लग रहा है कि रामदेव ने इस दवा को लेकर एक बड़ा अंधेरे में रखा लोगों को। एक धोखाधड़ी का मामला है, क्योंकि इस तरह की दवाएं, इस तरह के मर्ज की दवाएं तब तक नहीं आप लॉन्च कर सकते हैं, तब तक आप दावे नहीं कर सकते हैं इतने बढ़ चढ़कर, क्योंकि हमारे यहाँ एक एक्ट है जिसके तहत आपको ख़ास तौर से इस तरह की जो मैजिक रेमेडीज़ हैं उनके दावे करेंगे तो उस कानून के तहत आपको सज़ा हो सकती है, आपको ये अपराध है बेसिकली। तो रामदेव ने वो अपराध किया है नहीं किया है ये तो जांच से पता चलेगा सारी चीज़, लेकिन अभी तक जितनी बात आई है उनसे साफ पता चल रहा है कि रामदेव ने इस बीमारी, महामारी के संकट को भुनाने की कोशिश की है, आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश की है और एक ऐसे प्रोडक्ट को बाज़ार में डालने की कोशिश की है जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, जिसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, जिसके टेस्ट के बारे में किसी को पता नहीं है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इससे देश की बदनामी होती है, दुनिया भर में बदनाम होता है देश, क्योंकि इस तरह की दवाएं लॉन्च हो जाती है और हमारी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है।
अब ये चैलेंज है हमारी सरकारों के सामने कि वो इस मामले में किस तरह से कार्रवाई करती हैं। रामदेव की अपनी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, उनके बहुत लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त हैं जो उनके बारे में कुछ भी निगेटिव सुनने को तैयार नहीं होते, चाहे भले ही वो किसी तरह के दुष्कर्म कुकर्म करते रहें। उन्होंने किए हैं, जैसे पुत्र संजीवक बटी बनाई थी, फिर संजीवनी बूटी का भी कहा, फिर इबोला वायरस की दवाई भी खोज ली थी उन्होंने। तो ये तमाम तरह की चीज़ें वो ऐसी करते रहे हैं जो सवालों के घेरे में हैं, कानून के घेरे में हैं, लेकिन चूंकि उनका रसूख है, इतना प्रभाव है, और जो मौजूदा सरकार है केंद्र में वो भी उनकी विचारधारा से मिलता जुलता है, तो एक प्रोटेक्शन उनको मिलता रहा है। कई राज्य सरकारों ने उनको ज़मीन दी है। तो इसलिए ये देखने की बात होगी कि इस मामले में हमारी सरकारें कितनी सख्ती से आगे बढ़ती हैं, घुटने तो नहीं टेक देती हैं। और ये पूरा जो कारोबार है इस तरह की दवाओं का, जिसमें एक बढ़ा चढ़ाकर क्लेम किए जाते हैं 100% सफलता का, जो कि दुनिया भर में इतनी परीक्षण हो रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट लगे हुए हैं, और यहाँ जिसके पास ना कोई डिग्री है ना कोई रिसर्च का साधन है, एक फर्जीवाड़े के तहत इस तरह के बड़े बड़े क्लेम करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा चल रहा है। तो ये एक टेस्ट केस है हमारी सरकारों के लिए कि वो इस मामले में किस तरह से कार्रवाई करती हैं, करती भी हैं कि नहीं करती हैं, ये देखने की बात होगी। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आपसे फिर से अपना निवेदन दोहराते चलूं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान कीजिए। अगली खबर लेते हैं। पीएम केयर्स फंड के तहत वेंटिलेटर निर्माण के मामले में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। आप पीएम केयर्स फंड के बारे में जानते होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के बजाय ये नया कोष बनाया था प्रधानमंत्री ने, और जिसके बारे में किसी को पता नहीं कि इसमें क्या हो रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है। तो इस फंड के तहत जो वेंटिलेटर निर्माण की कोशिशें करवाई जा रही थी, उसमें बहुत तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। ना तो समय पर वेंटिलेटर बन पा रहे हैं और ना ही उनकी गुणवत्ता तय मानदंडों को पूरा कर रही है। इस फंड के तहत कुल 50,000 स्वदेशी वेंटिलेटर बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक सिर्फ 6% वेंटिलेटर बनाए जा सके हैं। जब कोरोना महामारी इतनी पीक पर पहुंच गई है तब ये हालात हैं। ये स्थिति देश में मेडिकल उपकरणों से जुड़े कंपोनेंट के उत्पादन की खस्ता हालत को भी दर्शाती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को प्रधानमंत्री कार्यालय से एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि पीएम केयर्स फंड के तहत अब तक 2,923 वेंटिलेटर यानी करीब 6% का ही उत्पादन हुआ है। इनमें से 1,340 वेंटिलेटरों को पहले ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा जा चुका है। इसके अलावा हफिंगटन पोस्ट एक वेबसाइट है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने पीएम केयर्स फंड द्वारा खरीदे जा रहे वेंटिलेटर की क्षमता को लेकर चिंता जताई है। सरकार ने अगवा AGVA हेल्थ केयर को 10,000 वेंटिलेटर बनाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन समिति का कहना है कि उनको खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये वेंटिलेटर जो उसने अभी तक सप्लाई किए हैं या भेजे हैं जांच के लिए, वो वेंटिलेटर ICU ग्रेड वेंटिलेटर की जगह नहीं लगाए जा सकते। उनको बैकअप के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब वो इस लायक ही नहीं है कि हम उनके ICU में इस्तेमाल किया जा सके, बैकअप के लिए इस्तेमाल। तो अभी जो ज़रूरत है वो बैकअप के लिए क्यों, जब आप पूरे वेंटिलेटर के पैसे खर्च कर रहे हैं तो आप बैकअप वाले वेंटिलेटर की स्तर का क्यों खरीदेंगे। तो ये पूरा फर्जीवाड़ा, आपको याद होगा कि गुजरात में भी इसी तरह का एक फर्जीवाड़ा हुआ था। गुजरात के मुख्यमंत्री ने बड़े ज़ोर शोर से एक कंपनी के वेंटिलेटर, तथाकथित वेंटिलेटर जो वेंटिलेटर था ही नहीं, उसको वेंटिलेटर कहते हुए और पहली बड़ी खोज बताते हुए लॉन्च कर दिया था, और बाद में पता चला था कि वो तो वेंटिलेटर के लायक भी नहीं है, वेंटिलेटर कहना ही उसको गलत होगा। और इस पर बहुत सारे सवाल उठे। उसमें ये भी देखा गया कि जिस कंपनी ने बनाया था वो कंपनी में एक भागीदार वो थे जिन्होंने प्रधानमंत्री को वो उनके सोने से जड़े नाम वाला सूट भेंट किया था। तो ये तमाम तरह की कंट्रोवर्सी पीएम केयर्स फंड को लेकर है, उसके तहत जो काम हो रहा है उसको लेकर है, और वेंटिलेटर जो बहुत ही क्रूशियल चीज़ है इस समय हमारे देश में, क्योंकि जैसे जैसे कोरोना बढ़ रहा है, मरीज बढ़ेंगे, सांस की दिक्कत होगी, तो ये वेंटिलेटर उनके लिए प्राणदायी साबित हो सकते हैं, उनके प्राण बचाने में काम आएंगे। और इतनी धीमी रफ्तार से वेंटिलेटर का बनना और गलत वेंटिलेटर का बनना
एक बहुत बड़े फ्रॉड की तरफ भी इशारा करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे लोगों को ठेके दिए जा रहे हैं जो बना ही नहीं सकते हैं, जिनका इसका कोई अनुभव ही नहीं है, और उनको खुश करने के लिए उनको पैसे देने की। तो बहुत सारी चीज़ें जो जांच के बाद अगर हुई तो इस सरकार के राजकाज में तो लगता नहीं कि किसी चीज़ की जांच हो सकती है, लेकिन अगर हुई तो ये सारी चीज़ें सामने आ सकती। आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं दर्ज कराते जा रहे होंगे। जो खबरें मैंने अभी तक आपसे डिस्कस की हैं, जिनका एनालिसिस किया है, उसमें आपकी अपनी राय भी होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक डालते चलिए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने मणिपुर की अपनी सरकार को बचाने के लिए हर तरह की ताकत झोंक दी है। हर तरह की मतलब हर तरह की ताकत झोंक दी है। इसमें वैध और अवैध दोनों तरीके शामिल हैं। वो न केवल मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला और विधानसभा अध्यक्ष का इस्तेमाल कर रही है, बल्कि अब तो उसने सीबीआई को भी इसमें लगा दिया है। पिछले हफ्ते बीजेपी सरकार उस समय अल्पमत में आ गई थी जब एनपीपी के 4 विधायकों ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया था और बीजेपी के 3 विधायकों ने इस्तीफे दे दिए थे। इस तरह कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या हो गई थी और उसने अपना दावा भी सरकार बनाने के लिए ठोक दिया था। लेकिन सरकार बचाने के लिए बीजेपी ने बड़े स्तर पर जोड़ तोड़ शुरू कर दी है, धमकाने का काम शुरू कर दिया है, पटाने प्रलोभन देने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए उसने पूरी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। इसी बीच सीबीआई की एक टीम इम्फाल पहुंच गई है। उसने कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह से उनके घर में पूछताछ की। इबोबी सिंह वही हैं जो अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री बनेंगे। वो 15 साल वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने एक सेकुलर प्रोग्रेसिव फ्रंट बना लिया है। जो विधायक वहाँ से टूट कर आए हैं और उनके अपने विधायक हैं ही, तो वो संख्या पर्याप्त हो गई है। तो अब इबोबी सिंह को निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा सीबीआई ने इबोबी सिंह को 332 करोड़ रुपए के कथित घपले के मामले में पूछताछ के लिए सम्मन भी जारी किया। इस केस को मणिपुर सरकार के आग्रह पर, मणिपुर सरकार जो कि बीजेपी की सरकार है, उसके आग्रह पर 20 नवंबर को सीबीआई को सौंपा गया था। लेकिन अब सरकार गिरने की नौबत आते ही फिर से सीबीआई एक्टिव कर दी गई है। इसके अलावा एनपीपी के 4 विधायकों को विशेष विमान से दिल्ली लाया गया है ताकि उनको धमकाया या पटाया जा सके। बीजेपी के नेता सक्रिय हैं, हेमंत बिश्व शर्मा सक्रिय हैं और भी नेता सक्रिय। तो ये बीजेपी का जो रिवर्स ऑपरेशन लोटस वहाँ शुरू हो गया था, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस को तोड़कर सरकार बनाई थी, उसके 7 विधायकों को तोड़ा था और वो 7 विधायकों की सदस्यता भी संदेह को घेरे में, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो उनको विधानसभा में घुसने से भी मना कर दिया था। लेकिन वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष ने उस निर्देश का उल्लंघन करते हुए उनमें से 3 जो उनको फेवर कर रहे थे उनसे वोट डलवाए और राज्यसभा की सीट जीती। इसको लेकर अलग कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी कांग्रेस की तरफ से। वो अलग इशू है, हालांकि जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि विधानसभा की अध्यक्ष की जो भूमिका है उससे इसका एक झलक मिलती है। तो देखना है आने वाले दिनों में कांग्रेस कैसे अपनी सरकार बना पाती है, नहीं बना पाती है, क्योंकि जब इतने बड़े स्तर पर सारे राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, सारे केंद्र सरकार, सीबीआई और दूसरी एजेंसीज भी लगी गई होंगी, लग जाती हैं तो दिक्कत किसी के लिए भी हो सकती है। कांग्रेस वैसे भी कमज़ोर है धन धान्य के मामले में इस समय। अगली खबर का रुख करते हैं। 70 साल में पहली बार मोदी है तो मुमकिन है। 70 साल में पहली बार डीजल की कीमत पेट्रोल से ज़्यादा हो गई है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 79 रुपये 76 पैसे है, तो डीजल की कीमत 79 रुपये 88 पैसे हो गई है। लगातार 18वें दिन तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। इतने में समय में डीजल की कीमत में 10 रुपये 48 पैसे तो पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 50 पैसे की वृद्धि की जा चुकी है। राहुल गांधी ने तेल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल ने एक ग्राफ ट्वीट किया है जिसमें कोरोना और पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल दिखाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार ने कोरोना महामारी और डीजल और पेट्रोल की कीमतों को अनलॉक कर दिया है। तो लॉकडाउन के बाद अनलॉक हुआ है, तो कोरोना की रफ्तार भी बढ़ रही है और डीजल पेट्रोल के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि दुनिया में जब $42 प्रति बैरल
तेल बिक रहा है और हमें कुल मिलाकर उसकी कीमत जो पड़ती है रिफाइन करने के बाद भी वो 29 रुपये के आसपास पड़ती है। 29 रुपये की चीज़ भारत सरकार हमें 80 रुपये में दे रही है। ये पूरा धन वो अपने ख़जाने में भर रही है और ये दावा कर रही कि विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बढ़ता जा रहा है। तो एक तरफ ये दिक्कत है, दूसरी तरफ ये है कि ये जो जितना भी अभी पेट्रोल डीजल कंज्यूम हो रहा है बेसिकली वो या तो किसानों के द्वारा हो रहा है या छोटे छोटे फैक्ट्री में, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन पूरी तरह से हटा नहीं, तो उन सब पर बोझ पड़ रहा है। ये महंगी कीमतों का बोझ उन फैक्ट्री छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ पर पड़ रहा है, स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ का पर पड़ रहा है, किसानों पर पड़ रहा है। जबकि इस समय ज़रूरत है कि इस रेट को कम कर दिया जाता, 80 के बजाय उसे 60 और 55 रुपये कर दिया जाता तो पूरी इकोनॉमी को गति मिलती। लेकिन ये सरकार पूरी विशुद्ध रूप से बनियों की तरह काम कर रही है, धन वसूली कर रही है और उसे अपनी तिजोरी में भरती जा रही है, भले ही जनता का कोई भी हाल हो। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और मध्य प्रदेश के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के एक सरकारी घर पर कथित तौर पर जबरिया कब्जे को लेकर उलझ गए हैं। बंगला उन्हें लोक निर्माण विभाग के मंत्री रहते हुए अलॉट हुआ था। बाद में इस घर को उस आशा फाउंडेशन के नाम आवंटित कर दिया गया जिसकी मुखिया विजयवर्गीय की पत्नी आशा विजयवर्गीय हैं। इस फाउंडेशन ने पिछले 10 सालों में बंगले का किराया नहीं भरा है। 2003 में भाजपा सत्ता में आई थी और कैलाश विजयवर्गीय मंत्री बनाए गए थे। विजयवर्गीय के पास लोक निर्माण महकमे का जिम्मा आया था। इंदौर से आने वाले विजयवर्गीय को लोक निर्माण मंत्री के नाते पलासिया क्षेत्र में बंगला नंबर 3 अलॉट किया गया था। 2008 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विजयवर्गीय को अलॉट ये बंगला आशा फाउंडेशन के नाम आवंटित कर दिया गया था, जिसकी संचालक कैलाश विजयवर्गीय की धर्मपत्नी आशा विजयवर्गीय हैं। बंगले का मासिक किराया 1100 रुपये तय था। 2014 तक किराया यही रहा। इसके बाद किराया 6000 रुपये महीना कर दिया गया। आशा फाउंडेशन ने 2010 तक तो नियमित किराया भरा, बाद में किराया भरना बंद कर दिया, यानी पिछले 10 सालों से किराया नहीं भरा गया है। किराया अब लाखों में पहुंच गया है। तो ये बीजेपी के कद्दावर बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय हैं जो दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, और वो ये कर रहे हैं। वो मध्य प्रदेश सरकार का पैसा नहीं दे रहे हैं, 10 सालों से नहीं दे रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय की अपनी इमेज भी बड़ी विवादास्पद रही है, दबंगई वाली रही है। उनके बेटे भी बहुत चर्चाओं में रहे हैं, बैट लेकर अधिकारियों को मारने घूमते रहते हैं। तो इस तरह की ये पूरा एक जो चरित्र है कैलाश विजयवर्गीय और उनके उनकी पत्नी का नाम भी आ गया, आशा फाउंडेशन है, उनकी पत्नी उसकी सर्वे सर्वा हैं, संचालक हैं। तो ये देखिए कि किस तरह से एक परिवार पूरे मध्य प्रदेश में तमाम तरह के नियम कानूनों को धता बताकर किस तरह से काम कर रहा है। तो ये कैलाश विजयवर्गीय को इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। और ये जो पैसा है इसको देने में क्यों कोताही कर रहे हैं? वो इतनी बड़ी रकम भी नहीं है कि उनको उन पर भारी पड़े। ये तो कुछ लाख रुपए हैं जो वो भर सकते हैं, उनके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये काम करके उन्हें इस कलंक से मुक्ति पानी चाहिए। और अब खबर के अंत में कोरोना से जुड़ी ताज़ा तरीन जानकारी आपको दे दूं। देश में एक दिन में करीब 16,000 मामले आए हैं। ये सबसे बड़ी संख्या अभी तक एक दिन की। कुल संक्रमितों की संख्या 4,56,000 से अधिक पहुंच गई है और कुल मौतें 14,476 पार कर गई हैं। पहली बार देश में एक दिन में 2 लाख से अधिक टेस्टिंग हुई है। दिल्ली में एक दिन में करीब 4,000 नए मामले सामने आए हैं। दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या 92,70,000 के पार कर गई है। तो मित्रों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सत्य हिंदी चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर हूँगा कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।